हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? प्रोजेक्टाइल चैप्टर ऑलरेडी कई वीडियो मैं दे चुका हूँ आपका प्रोजेक्टाइल का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले नंबर से लेकर के लास्ट नंबर तक आप लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे। आज के लेक्चर में मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल चैप्टर में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यह आने वाले आईआईटी एग्ज़ाम और आने वाले नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि आने वाला है। हाँ, बिल्कुल आने वाला है। P100 फिजिक्स, मैं SD पांडे SDP सर। आइए चलिए स्टार्ट किया जाए बेटा, समझना इसको। तो मैथमेटिक्स में यह शब्द एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर जो शब्द है ना, ये जो वर्ड है ना, वह मैथ का है। मैथमेटिक्स में मैथ के बच्चे डिफरेंशियल कैलकुलस में इसको पढ़ते हैं, ज़्यादातर पढ़ते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक चैप्टर है वहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में। लेकिन फिजिक्स में यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप सॉल्व करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का? ओके, तो दिस इज़ द पॉइंट, बेसिकली दिस इज़ द हेडिंग ऑफ द मैथमेटिक्स, बट इट इज़ ऑल्सो इट कैन बी आस्क्ड in your projectile chapter. Most important numericals are there which is based on the radius of curvature. So come and understand what is the concept behind this. Suppose कर बेटा कहीं पर भी कोई एक कर्व बना हुआ है, कोई एक लाइन दी हुई है, कोई कर्व है, किसी भी शेप का कोई भी लाइन आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इसको खींच दिया तो यह एक कर्व है, लाइन है, दिस इज एक कर्व लाइन, किसी भी कहीं पर भी खींच दीजिए। तो सपोज करिए कि जो ये वाइट लाइन खींची हुई है यह एक कर्व लाइन खींची गई। अब यह जो बेटा ये जो पिंक कलर की आप लाइन दिख रही है बेटा, तो जब कहीं पर भी ये जैसे वाइट लाइट है, ये हमने वाइट लाइट खींचा है कोई भी, तो कहीं पर भी यदि कोई भी एक कर्व लाइन खींची गई हो तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा, उसका कुछ न कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसको यदि उसको लोकस को आगे कंटिन्यू बढ़ाते चले जाए ना, तो वह एक सर्किल का फॉर्मेशन करेगा। उस सर्किल का जो रेडियस होगा वही रेडियस ही कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि उस वक्र की त्रिज्या क्या होगी। कहीं पर भी फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक ग्लास है बेटा, तो इस ग्लास में जो लेंस लगा हुआ है ना, तो यह अपना देखिए है तो छोटा सा पार्ट है, तो छोटा सा कर्व, लेकिन जब इसको आप कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, तो यह एक सर्किल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो कहीं पर भी कोई भी कर्व आपने खींचा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कर्व खींच दिया, अब छोटा सा ले दूँ कैसे यहाँ पर खींचा बेटा, तो इसका कुछ न कुछ पार्ट ऐसा होगा कि जो सर्किल का फॉर्मेशन उस जगह पर कर रहा होगा। तो यह वाइट वाला कोई भी एक एनी कर्व लाइन लिया गया बेटा। अब देखिए वह पार्ट उसका हमने लिया जो सर्किल बनाने के लिए जो ज़रूरी था। अब देखो बेटा ये सर्किल का फॉर्मेशन हो गया ना, इस सर्किल का फॉर्मेशन हो गया, ये सर्किल बना रहा है। सपोज किया जाए कि यह ये सेंटर है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? सेंटर को मिलाने वाली लाइन, यहाँ से सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक, यानी क्या बन गया यह रेडियस। तो दिस इज द रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर होता ही क्या है? तो रेडियस ऑफ इन मैथमेटिक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है बेटा, नोट कर लें फार्मूला, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल होता है 1 + dy/dx ब्रैकेट होल स्क्वायर, पूरा कंप्लीट 1 को लेकर के पूरा कंप्लीट, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के ऊपर क्या है बेटा, पावर लगा हुआ 3/2 अपॉन क्या, d2y/dx²। d2y/dx² क्या कह रहा है बेटा? कहीं पर भी क्या कह रहा है? ओके, यहाँ पर आ जाओ। सपोज करिए कि कहीं पर कोई भी एक फंक्शन है, यानी कि कोई भी एक इक्वेशन आपको दिया गया है जो y और x के बीच कोई एक इक्वेशन है। तो आप सपोज करिए कि आपको इक्वेशन दिया गया है मैथमेटिक्स का y = fx, जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि y बराबर ना 3x² + 4x + 5 दिया हुआ है, और हमको बताना है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा।
तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि वैल्यू हमको निकालना है और कहीं पर भी वाई और एक्स से पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, तो हमको निकालना है, तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स निकल गया। यदि जिसको यदि दो बार डिफ्रेंशिएट करने के लायक है यानी डबल डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है तो इसको डबल डिफ्रेंस कर दें, dy बाई डी एक्स स्क्वायर कर दें बेटा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे और dy बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, जो भी dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव का जो भी वैल्यू आया दैट वैल्यू पुट हियर, जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई पुट हियर एंड सॉल्व दिस एंड अप्लाई द पावर, यस 3/2। व्हाट इज दिस 3/2 ओवरऑल पे पावर, ओवरऑल मीन्स न्यूमरेटर पर, केवल न्यूमरेटर पर पावर है बेटा, नॉट ऑन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर पर पावर कितना बेटा 3/2, जो 3/2 पावर लगा दिया, सॉल्व कर दिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई। ओके क्लियर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द मैथमेटिक्स, बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द प्रोजेक्टाइल चैप्टर। तो इन द projectile, for projectile chapter, what is the radius of curvature? So for projectile chapter, the radius of curvature in projectile, radius of curvature is the very simple formula. Radius of curvature R is how much? R will be how much? R equal to V square, यानी कि square of the velocity upon normal acceleration. Yes, keep in mind right there. What is the radius of curvature? R equal to square of velocity upon the normal acceleration. This is a fantastic formula to determine the value of the radius of curvature in any case at any point in the projectile. प्रोजेक्टाइल के किसी भी बिंदु पर बेटा ये फार्मूला, प्रोजेक्टाइल के किसी भी बिंदु पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब चलिए निकाल कर देखा जाए और 2-3 क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको इस लेक्चर में वह सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ बेटा, ताकि आपका क्वेश्चन आए और आप इस वीडियो P100 फिजिक्स पर पढ़े हों तो आपका न्यूमेरिकल गलत ना हो। ओके, कम ऑन द पॉइंट। चलो बेटा, तो इन प्रोजेक्टाइल सपोज किया जाए कि लेते हैं, पहले सपोज किया जाए कि यह कोई एक प्रोजेक्टाइल है। सपोज किया बेटा ये कोई एक प्रोजेक्टाइल है और एक किसी प्रोजेक्टाइल का पाथ है। यहाँ पर एक मास है यम, जिसको हम लोगों ने थ्रो किया है किस स्पीड से, हमने स्पीड दिया है इसको यू मीटर पर सेकंड हमने स्पीड दिया है बेटा। ओके, जब हमने यू मीटर पर सेकंड स्पीड दिया है तो नाउ द क्वेश्चन कि एंड व्हाट इज द एंगल। तो सपोज करिए कि इसको हम लोग थीटा डिग्री पर थ्रो किए हैं। सपोज करिए बेटा कि इसको हम लोग इसको थीटा डिग्री पर थ्रो किए हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यह वैल्यू हो गई यू एक्स इक्वल टू, जानते हैं यू कॉस थीटा वैल्यू होती है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दीजिए। वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई बराबर कितना हो गया, यू साइन थीटा। दी जा रहे कंपोनेंट्स, और यहाँ पर जानते हैं आप कि यह मास है, कोई प्रोजेक्टाइल है। सपोज करिए कि प्रोजेक्टाइल का जो मास है ना बेटा, तो सपोज करो कि प्रोजेक्टाइल का मास है यम। प्रोजेक्टाइल पर लगने वाला फोर्स, प्रोजेक्टाइल पर लगने वाला फोर्स यानी कि उसका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है नीचे, क्या कितना mg। तो यह mg जो फोर्स लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड फोर्स है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और ये हमेशा फिक्स फोर्स है, जानते हैं वेट किसी भी वस्तु का, तो यह है सीधा डाउनवर्ड। अब ये डाउनवर्ड ही हमेशा रहेगा ना थ्रू द जर्नी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जब तक वह जा करके ग्राउंड पर टकरा नहीं जाएगा। तो mg का मान तो हमेशा फिक्स है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो फिक्स है, ऑलवेज एक्टिंग ऑन द बॉडी डाउनवर्ड। जो उसका वेट है वो भी फिक्स है, ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। ओके, अब जा देखना बेटा, यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है ना। आपके पास वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो ये है वर्टिकल वाला, और आपके पास दूसरा कंपोनेंट है यह। अब जरा सा देखा जाए, प्रोजेक्टाइल की थियोरी आप पढ़े हुए बेटा, तो ये सब बहुत आसान सी बातें हैं और सब आपका क्लियर होगा। हम लोगों को समझना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोजेक्टाइल में कहाँ होगा, कैसे होगा और कैसे निकालें उसको, कैसे बनाएं, उसमें न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग का टॉपिक है बेटा। चलिए सपोज किया जाए
हाँ ओके, कम ऑन द पॉइंट पहले यहाँ डिस्कस कर लिया जाए बेटा। यहाँ पर तो यह जो फोर्स mg है और यह जो u cos थीटा है, तो देख रहे हैं कि इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। और यहाँ पर देखा जाए जो u sin थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, देख बेटा यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बेटा 180 डिग्री जो यहाँ पर बन रहा है बेटा एंगल 180, तो 180 u sin थीटा के जस्ट अपोजिट है ना। तो u sin थीटा के जस्ट चूँकि अपोजिट फोर्स से लगा हुआ है u sin थीटा के mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पृथ्वी का आकर्षण बल जस्ट अपोजिट टू द वर्टिकल कंपोनेंट, एंड देन व्हाट विल बी हैपन। तो वर्टिकल कंपोनेंट की u sin थीटा कंटिन्यू ना बेटा, कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। तो यह जो u sin थीटा की वैल्यू हो रही है वो क्या होने जा रही है बेटा, तो u sin थीटा की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। तो जब वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है तो जैसे जैसे यह ऊपर जा रहा होगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होनी है, घटते जानी है, डिक्रीज कर रही होगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर जा कर के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जब पहुँचा, सपोज करें जहाँ पर जीरो हो जाएगी ना, वही मैक्सिमम हाइट कहलाता है। दैट इज द महत्तम ऊंचाई जिसको बोलते हैं, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो सपोज करो बेटा दिस इज द एच मैक्स, सपोज करिए दिस इज द एच मैक्स, और यहाँ पर एक कंपोनेंट बचेगा। एक कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल वाला तो जानते हो बेटा ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट घटते गया तो ये हो गया क्या, ये रहेगा हमेशा कांस्टेंट ux इक्वल टू u cos थीटा। तो ux इक्वल टू u cos थीटा एंड दैट कंपोनेंट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, वह तो कभी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो देखो बेटा अब यहाँ पे चूंकि एंगल 90 डिग्री है ना, जब भी कहीं पर भी फोर्स और वेलोसिटी, याद करो बेटा लिखते जाइए सारे पॉइंट, जब भी कहीं पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वह वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती है। और किस नियम के अनुसार, तो यह वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार। तो अब यहाँ के देखो बेटा, अब ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको ये लिख दिया हमने कांस्टेंट, ये हमेशा के लिए क्या हो गया कांस्टेंट। अब सवाल यह है कि ये कांस्टेंट क्यों हुआ, तो आप कहेंगे बिकॉज, देखो बेटा बिकॉज क्यों वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप कहेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता बेटा कि कहीं पर भी जो वर्क डन होता है ना, कहीं पर भी जो वर्क डन होता है वह हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है बेटा, हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब जैसा मैं एक लाइन और यहाँ प्रूफ कर दूँ पहले इसको, तो W बराबर जानते बेटा वर्क बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा होता है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की यदि बात की जाए बेटा तो हाफ m और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ पर भी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यह है फाइनल वेलोसिटी और यह है इनिशियल वेलोसिटी। अब जानते बेटा कि यहाँ पर जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जब मेगर 90 डिग्री हो गया बेटा, तो अब ये क्या होगा cos 90 रखोगे और cos 90 रखोगे, क्योंकि थीटा बराबर कितना है, यहाँ पर थीटा बराबर 90 है। तो जब थीटा बराबर 90 है तो जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो इधर क्या हुआ हाफ m और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया बेटा, हो गया। अब जानते हो बेटा कि कहीं पर भी दो, यह ब्रैकेट ले लो इतना और यह m, तो कहीं पर भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट यदि जीरो है तो उसमें से किसी एक को तो जीरो होना ही होगा। तो यह वस्तु का मास है हाफ m किसी वस्तु का मास है, तो मास जीरो हो नहीं सकता है, इस ब्रैकेट को क्या होना होगा, इस ब्रैकेट को जीरो होना ही होगा। तो यह क्या शो कर रहा है बेटा, ये शो कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट व्हाट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स v इक्वल टू u, इट मीन्स v इक्वल टू u। मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी बराबर कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। मीन्स कभी भी यदि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो यह 90 डिग्री कंसेप्ट के अनुसार
वह स्पीड उस एक्सिस पर हमेशा के लिए कांस्टेंट बन जाती है। जैसे अब यहाँ जो ही एंगल 90 डिग्री हुआ तो यह एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी थी यू कॉस थीटा, अब एक्स एक्सिस पर वह हमेशा ही रहेगा यू कॉस थीटा, चाहे प्रोजेक्टाइल चाहे जहाँ चली जाए। तो जब यहाँ पहुँचा तब भी इसकी स्पीड वही रहेगी बेटा, देखो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा ही रहेगा। जब यहाँ पहुँचा ना तब भी हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वाला है ना, तो हॉरिजॉन्टल की केवल बात हो रही बेटा, तो हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं अब होना है, चाहे जहाँ वह जाएगा उसकी स्पीड हमेशा ही वही रहेगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर भी वही हो गया क्या, यू कॉस थीटा, और जब ग्राउंड पे टकरा रहा था ना तब भी वही रहा यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यानी कि यह स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। और टॉप पॉइंट पर जब है तो वहाँ भी वही स्पीड है कि यू कॉस थीटा, तो दैट स्पीड विल बी ऑलवेज यू कॉस थीटा। ओके, अब बात रही बेटा ये थोड़ा कि क्या होता है कैसे होता है बेटा, तो बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ और आप प्ले लिस्ट में P100 फिजिक्स चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है बेटा। प्ले लिस्ट में आप प्रोजेक्टाइल चैप्टर को सर्च कर लीजिए और वहाँ पर पूरा डिटेल में सब पढ़ाया हुआ बेटा, सब वीडियो पढ़ डालिए, अच्छी तरह पढ़ डालिए और कहीं कुछ भी देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है। कई हज़ार MBBS डॉक्टर से बना चुका बेटा, बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल फिजिक्स पढ़कर बेटा IITian बने हुए हैं, तो आप भी उसमें से तुरंत अपना ये संख्या और बढ़ाइए और सलेक्शन लीजिए, द बेस्ट आपको मिलने वाला, कहीं किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है बेटा। पूरा आपकी पूरी फिजिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट और डायमेंशन से शुरू करूंगा बेटा, और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक का अंतिम गेट वाला चैप्टर जो लास्ट तक होगा बेटा, पूरा का पूरा डिटेल आपको मिलने वाला। इससे बेस्ट मेरा प्रॉमिस है, दावा है कि आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है, पक्का नहीं मिलने वाला बेटा। हाँ, यदि आप चैप्टर अभी तक या चैनल यदि अभी तक बेटा सब्सक्राइब न किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जम के पढ़ाई करिएगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट में लिखिए हमको कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा चैप्टर चाहते हैं, कोई न्यूमेरिकल का फंसा हुआ है, कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, कौन सी हेडिंग कमजोर बेटा, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, निश्चित बताइएगा। और तुरंत ही बस कमेंट में लिख दीजिए अपना ना कि सर यह पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल ही कहीं पर भी कोई भी चैप्टर पूरे फिजिक्स का बेटा तो आप बताइए मुझको। ओके, चलिए ओके, कम ऑन द पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब है हम लोग का पॉइंट बेटा कि हम लोग का टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब आप ये तो समझ दिए बेटा कि कहीं पर भी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमको हर बिंदु पर वेलोसिटी ही चाहिए, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला ही यही है। क्या फार्मूला बेटा, अभी बताया हूँ, क्या फार्मूला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सीलरेशन में अभी लिख रहा हूँ बेटा। ओके, कम ऑन द पॉइंट। अब जैसे मान लो बेटा कि हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ बताना है, तो यहाँ की वेलोसिटी तो हमको क्लियर हो गई, पता है कि यहाँ यू एक्स इक्वल टू ओनली देयर विल बी वन वेलोसिटी बिकॉज द वर्टिकल कंपोनेंट हैज बीन जीरो ही है, चूँकि वी वाई देखो बेटा वी वाई इक्वल टू जीरो ही है, देयर विल बी ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड देयरफॉर भाई वेरी इजीली यू कैन डिटरमाइन द वेलोसिटी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप पॉइंट, देयर इज ओनली यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी बिकॉज द वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो देयर। अब लेकिन यदि यहाँ बताना होगा तो क्या करोगे ना बेटा, देखो यहाँ बताना होगा तो क्या करोगे बेटा, तो जब यहाँ बताना होगा तब क्या करोगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपको पता ही है। अब वर्टिकल कंपोनेंट चूंकि आप जानते हैं बेटा कि यहाँ u sin थीटा था, तो जैसे 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 प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो वेलोसिटी क्या होती है, घटती जाती है। तो वेलोसिटी यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कुछ घटा होगा ना बेटा, तो घट गया होगा। सपोज करो जब यह घट गया और यह कांस्टेंट है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो यहाँ शुरू में u थी ना, अब वो तो कुछ कम हो गई, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है अब, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बेटा अब हमको ये पता करना होगा। तो माना कि रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी अब हो गई है v, और जो एंगल थीटा था ना बेटा, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाती है तो यह एंगल होता है ना थीटा, थीटा का मान याद रखना बेटा, थीटा की वैल्यू घटती जाती है। थीटा कंटिन्यू डिक्रीजेज एज द प्रोजेक्टाइल मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कंटिन्यू डिक्रीजेज। तो एंगल ऑफ थीटा, दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा विच इज हियर थीटा, दैट वी नाउ सम लेस ऑलवेज
लेते यहाँ पर हो बेटा, हो सकता है यहाँ 60 डिग्री हो, तो हो सकता है वहाँ 45 हो, 50 हो, 30 हो, 20, जो भी कुछ हो, घटेगी जरूर पक्का। अब बेटा यहाँ सपोज किया जाए कि यहाँ पर है एंगल हो गया ना बेटा, यहाँ सपोज किया जाए कि एंगल हो गया है अल्फा। तो अब वेलोसिटी देखो बेटा, ये है v और ये है क्या, ux तो शुरू से ही कांस्टेंट बना हुआ है। और लिखने के लिए बेटा यहाँ के टर्म में, यहाँ वेलोसिटी v है ना, तो v के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, v के टर्म में लिखो बेटा vx लिखोगे ना, जब यह वेलोसिटी v है और यह बेटा बेस है और एंगल अल्फा है, तो क्या लिखोगे vx। तो vx बराबर कितना हो गया, v cos अल्फा। तो मीन्स कि यह वेलोसिटी जो दिख रही बेटा, ये वेलोसिटी जो दिख रही है और जो यह वेलोसिटी दिख रही है ना, दोनों तो एक ही बिंदु पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और एक बिंदु पर दो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ux इक्वल टू u cos थीटा, दैट इज द फिक्स ऑलवेज बिकॉज ड्यू टू द 90 डिग्री कंसेप्ट एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी एट दिस दैट पॉइंट इज velocity after some time of the projection, velocity at some height after the projection, that now becomes v. So since that velocity now becomes v, therefore the horizontal component of that velocity becomes vx equal to v cos alpha, because alpha is angle there now. तो एक देखो बेटा, तो एक ही बिंदु पर, देखो बेटा एक ही बिंदु पर, ध्यान देना बेटा, एक ही बिंदु पर एक ही दो कंपोनेंट तो हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, यह क्या शो कर रहा है, तब ध्यान देना बेटा, यह शो कर रहा है, हाँ बेटा ये पहले वाली लाइन हटा देना बेटा, ये सब नोट कर लिए होंगे। तो यह शो कर रहा है बेटा कि यह दोनों कंपोनेंट आपस में बराबर है, vx इक्वल टू v cos अल्फा और ux इक्वल टू u cos थीटा, देयरफॉर बोथ विल बी इक्वल। सिंस बोथ आर इक्वल, नाउ कम हियर, सिंस बेटा देखो बेटा, सिंस हाँ ओके बेटा, चले तो सिंस ये दोनों कंपोनेंट बेटा vx और ux दोनों चूंकि इक्वल है, तो देयरफॉर यू कैन राइट नाउ क्या, v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा लिख सकते बेटा। अब आपको बताना क्या था, v वेलोसिटी v बतानी थी, वेरी इजी नाउ। तो देयरफॉर नाउ यू कैन डिटरमाइन v इक्वल टू क्या बना, u cos थीटा अपॉन क्या, cos अल्फा। दिस इज द मोस्ट फैंटास्टिक इक्वेशन टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर और एनी क्वेश्चन। देखो बेटा, तो प्रोजेक्टाइल में या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है, आसानी से कोई भी क्वेश्चन जो इस कंसेप्ट पर बेस्ड होगा, तुरंत आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। अब देखो बेटा, अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर आपको बताना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स कि प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के कुछ देर बाद, सपोज किया जाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टाइमिंग है टी सेकेंड, या हाइट दे दिया आपका क्वेश्चन में, कह दिया कि 5 सेकेंड बाद, या 2 मीटर की ऊंचाई पर, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो एक ही चीज़ करना बेटा, यदि टाइम वाला दिया गया हो, चाहे हाइट वाला दिया गया हो, चाहे एंगल वाला दिया गया हो, यहाँ पर हल 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता बेटा। या तो कहेगा कि प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के 5 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, मतलब कुछ भी टाइम दे दे, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। या नहीं तो अब कहेगा कि लॉन्च करने के बाद जब प्रोजेक्टाइल 10 मीटर की ऊंचाई पर होती है ग्राउंड से, तब बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। या नहीं तो कहेगा कि इतना डिग्री पर कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च की गई ग्राउंड से, हॉरिजॉन्टल से, जब वह इतना एंगल बनाने लगी हॉरिजॉन्टल से, तब बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो अब यहाँ पर बेटा देखो 3 तरह के क्वेश्चन हो गए ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कौन कौन? नंबर फर्स्ट इज after the some time of the projection you have to determine the value of the radius of the curvature. नंबर सेकंड कौन सा हुआ? When projectile achieved some height, then what will be the radius of curvature?
एंड नंबर थर्ड क्या होगा बेटा कि व्हेन इट मेक्स सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और विद वर्टिकल देन व्हाट विल द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यह तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं तीनों तरह के एग्जाम्पल को लेकर के अभी हम आपको क्लियर कर रहे हैं बेटा सब कुछ। अब लेकिन सबसे पहला काम यह बेटा कि यहाँ पर हमको v का मान निकालना है। क्वेश्चन चाहे जो भी हो, हर हाल में ये वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। अब निकालने का तरीका क्या होगा? तो निकालने का तरीका तीनों क्वेश्चन में केवल एक ही कंपोनेंट फाइंड आउट करना बेटा, केवल वर्टिकल कंपोनेंट का हमको वी वाई इक्वल टू वी साइन अल्फा को केवल फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आपको शुरू में ही बोल दिया है ना आपने कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कभी कोई चेंजिंग हो नहीं सकता। पक्का हो गया? ये क्या पढ़ा बेटा? P100 फिजिक्स, रेडियस ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इतनी बातें क्लियर हो गए? बिल्कुल, ये एकदम इतना अच्छा कंसेप्ट बेटा जबरदस्त दिमाग में बैठाओ कि वैसे एग्जाम में आए पर खटाखट मारो, कहीं कोई लेकिन डाउट ना रहे मन में। सब कुछ बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए बेटा। आगे बढ़ा जाए तो हमारी समझ समझ गए होंगे बेटा कि कितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। अब तो फिर पहला टाइप का हम लोग लिए हैं कि जब एंगल हमको पता हो तब क्या किया जाएगा, यानी अल्फा दिया गया हो तब हम क्या करेंगे। तो हमको दो चीज़ें पता, दो तीन बातें हमको दी गई हैं क्वेश्चन में बेटा। अब हम यहाँ पर पहले कोई क्वेश्चन लेते हैं, तो एक साथ हम लोग अब दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा। एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं यह कि यह हमको एंगल दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन लिया जाए कि अब हमको यहाँ पर क्या है, या यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग, यह सबसे आसान है बेटा, टॉप पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर चुके होंगे। क्लियर होगा बेटा? आगे बढ़ा जाए तो चलिए हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर हम लोग पहले लेते हैं टॉप पॉइंट पर। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, कोई न्यूमेरिकल बना लेते हैं। तो चलो बेटा, सपोज करो कि प्रोजेक्टाइल में ना बेटा, सपोज करिए कि प्रोजेक्टाइल में हम लोगों को दिया गया है ना बेटा, प्रोजेक्टाइल में हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है? तो प्रोजेक्टाइल में हम लोग को दिया गया है u की वैल्यू दी है बेटा। तो दिया गया है u मीन्स वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। तो u की u क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो सपोज किया जाए कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u की वैल्यू दी गई है बेटा 40√2 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू विथ हॉरिजॉन्टल लो बेटा, तो विथ हॉरिजॉन्टल वैल्यू दी गई है इसकी 45 डिग्री दी गई बेटा। ओके, अब आ जाओ। चलो बेटा, तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि when it makes 30 डिग्री with horizontal, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा? क्लियर हो गया? तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा, ये है क्वेश्चन बेटा। तो जल्दी से डाटा नोट कर ले बेटा, जल्दी से डाटा नोट करिए। u का मान कितना दे रहा है? 40√2। एंगल कितना है? 45 डिग्री। कहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है हम लोगों को? तो हम लोग बताना है 30 डिग्री का जब एंगल बना रहा है तब एक यह बेटा जब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और नंबर सेकेंड पर एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि हम लोग को बताना है मैक्सिमम हाइट पर बताना बेटा। आओ अब जरा सा चलिए देखा जाए इसको। तो दोनों पॉइंट आपको याद हो गए बेटा? चलो दोनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। आज बेटा देखो, तो दोनों पॉइंट याद हो गए। अब आ जाइए, दोनों पॉइंट याद कर ले। अब आइए चलिए देखा जाए, आगे बढ़ते हैं बेटा। वैल्यू सारी मालूम है। चलो अब देखा जाए। अब जब यह मैक्सिमम हाइट पर है, पहला निकाला जाए, तो सेकेंड पार्ट हम लोग पहले करने जा बेटा। पहले हम लोग करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। ओके, तो पहले हम लोग करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। ओके, मैक्सिमम हाइट पर सपोज किया जाए कि यह है कोई प्रोजेक्टाइल,
ये है कोई प्रोजेक्टाइल बेटा। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट ये है मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे अभी सारी बातें सीखे हैं आप। क्या है मैक्सिमम हाइट पर, यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा, वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी प्रोजेक्शन कितना दिया है, तो u की वैल्यू कितनी दी है बेटा 40√2 मीटर। एंगल कितना दिया था 45 डिग्री। कहाँ पर बताना है, बताना है वहाँ पर जब यह हॉरिजॉन्टल से, ना बेटा बताना है हम लोग को, बताना है वहाँ पर जब यह हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। बेटा बताना है हमको वहाँ पर जब यह हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा था 30 डिग्री, तो वेलोसिटी कुछ बदल गई होगी, v हो गई होगी। यह कंपोनेंट अभी अभी देखा बेटा कंसेप्ट में कितना है बेटा, तो यह है v sin अल्फा। ये क्या था, ये था v cos अल्फा। मीन्स क्या कि v cos v, हाँ बेटा क्या था ये था बेटा v cos 30। ओके बेटा, चलिए पहले एक नंबर वाला है तो पहले आइए एक ही नंबर का पहले सॉल्व कर लिया जाए, कोई बात नहीं। हाँ बेटा पहले एक नंबर का ही निकाल दिया जाए, तब फिर 2 नंबर का निकाला जाएगा। चलो बेटा अब इतनी बात है, देखिए तो हमको सबसे पहला काम क्या बेटा, हम लोग का वेलोसिटी चाहिए ना, हम लोग को v का मान चाहिए ना। तो अभी अभी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है क्या कि यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो क्या था, वो था आपका क्या था बेटा, वो था ux = u cos 45, और u की वैल्यू कितनी थी 40√2 इंटू cos 45 1/√2 हुआ बेटा। √2 से √2 कैंसिल हुआ, ये वेलोसिटी कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिंस यू नो दैट द horizontal component will always constant throughout the journey of the projectile, and therefore you can write now ux = 40 मीटर पर सेकेंड, दैट इज कांस्टेंट। वो तो हर जगह कांस्टेंट है। इसका मतलब यह बेटा कि यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हाउ मच, दैट शुड बी हाउ मच, तो दैट शुड बी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ के टर्म में v और 30 के टर्म में तो लिखा गया है यह वाला लाइन, तो एक बिंदु पर दो वेलोसिटी हो नहीं सकती। दोनों अभी अभी देखो बेटा कि हमेशा फार्मूला प्रूफ किए थे, तो दोनों हमेशा होते हैं कांस्टेंट, एंड देयरफॉर नाउ यू कैन राइट v cos 30 = 40 मीटर पर सेकेंड। जैसा बेटा अब देखो v इंटू cos 30 बेटा √3/2, तो √3/2 = 40। देयरफॉर व्हाट इज द आंसर, तो v की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई तो 80/√3 क्या मीटर पर सेकेंड। ओके 80/√3 मीटर पर सेकेंड, तो 80/√3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी हियर एट दिस पॉइंट, इट इज द वेलोसिटी। जब प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, और यही हमको वेलोसिटी पता करना था। अब सवाल यह बेटा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या है, निकालेंगे कैसे। तो अभी अभी देखे होंगे कि मैं लिखा था बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो बेटा। चलिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा उसका फार्मूला क्या, आइए देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला बेटा। आ जाओ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फार्मूला बेटा कि r, हाँ बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर फार्मूला क्या है, तो r = हाउ मच, वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या बेटा, अपॉन नॉर्मल एक्सीलरेशन। ओके बेटा, तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अपॉन नॉर्मल एक्सीलरेशन, दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फैंटास्टिक फार्मूला। ओके ये है फार्मूला बेटा। अब जब देखना तो वेलोसिटी की वैल्यू तो आ चुकी है, अब नॉर्मल एक्सीलरेशन निकालना है हम लोगों को। चलिए अब जा देखना बेटा, अब हमारा सवाल ये है फिर कि वह सर्किल कहाँ है। तो इस पॉइंट पर ध्यान देना, मेन पॉइंट बेटा आ गया है ना। मेन पॉइंट क्या है,
देखना अब इस पॉइंट पर जो कर्व लाइन है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कर्व है, अप्रॉक्सीमेट सर्किल, रेडियस ऑफ द अप्रॉक्सीमेट सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब देखेंगे कि लगभग में यहाँ पर कितना कर्व बन रहा, कितना हिस्सा है जो सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वह आपके अप्रॉक्सीमेटली वैसे एक सर्किल ड्रा कर देनी होती है ना बेटा, उसको ड्रा कर देनी होती है। तो चलिए ये देखा जाए कि वह कितना कर्व है जो सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटा, देखिए आ जाइए, अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो दिस इज द ओके, ये है बेटा सर्किल। तो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट सर्किल। नाउ यू कैन से दैट दिस कलर शोज द व्हाट, अप्रॉक्सीमेट सर्किल। एंड नाउ द वेयर विल बी रेडियस ऑफ दिस। तो देखो बेटा, जब ये अप्रॉक्सीमेट सर्किल हो गया ना, बन गया, जितना कवर, जितना यह बेटा लगभग में जो भी है ना, लगभग में जो भी पार्ट है यहाँ पर बेटा, उसको मिलाते हुए एक सर्किल ड्रा कर दो। अब जब देखना यहाँ सेंटर क्या होगा, तो दिस विल बी द सेंटर, दिस इज द सेंटर। रेडियस कहाँ पर होगी बेटा, रेडियस कहाँ पर होगी, तो यस इसको मिला दिया जाए दो बेटा, तो इसको यदि मिला दे तो ये रेडियस हो गया इसका। अब mg कहाँ पर है यहाँ पर, तो mg एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस इज द mg, दिस इज द mg। अब यहाँ एंगल है 30 ना बेटा, तो यह एंगल भी, दिस एंगल भी अवश्य ही कितना होगा, 30 डिग्री होगा। मीन्स कि रेडियस और वर्टिकल यह लाइन है mg के बीच का एंगल बेटा 30। और सवाल एक कहोगे बेटा कैसे हुआ ये बताइए, वहाँ जाओ देखना बेटा, यह जो लाइन ड्रा किए हो, ये वेलोसिटी वाली जो लाइन बेटा, यह टेंजेंट है ना, तो हमेशा टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। क्या कि हमेशा टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो सिंस दिस इज द टेंजेंट लाइन और दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज द रेडियस, देयरफॉर दैट विल बी परपेंडिकुलर। तो जब देखो बेटा, तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक है 90, तो यह इतना कितना हो गया, ये हो गया 60। आज चूँकि यह और यह परपेंडिकुलर है, तो जब ये हुआ 60, तो इसका मतलब कि 90 माइनस 60 करेंगे तो आ गया 30। तो दिस एंगल विल बी हाउ मच, 30 डिग्री। अब ध्यान देना बेटा, फिर अगला पॉइंट। अब दो बेटा, तो जब यह mg है तो इसके दो कंपोनेंट हुए, एक हुआ यहाँ पर क्या, एक हुआ mg साइन 30 और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हुआ mg cos 30 हुआ ना बेटा। अब देखो रेडियस पर कौन आ रहा है, mg cos 30, और यहाँ नीचे डाउनवर्ड कौन हुआ, mg sin 30। तो mg cos 30। अब जा देखना बेटा, जब कहीं पर भी सर्किल का फॉर्मेशन हो रहा था, जब प्रोजेक्टाइल कहीं सर्किल बना रही है, तो जानते हो कि कहीं पर भी 1 भी मिलीमीटर सर्कुलर मोशन तभी संभव है, मीन्स द सर्कुलर मोशन 1 millimeter of circular motion anywhere is only possible when there will be some force to provide the required centripetal force। कहीं पर भी 1 भी मिलीमीटर सर्कुलर मोशन कदापि संभव नहीं है यदि वहाँ पर कोई फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड न कर रहा हो। जब भी कहीं पर भी 1 भी मिलीमीटर सर्कुलर मोशन मेरा तभी संभव होता है जब वहाँ पर कोई फोर्स रेडियस पर अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर मौजूद हो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। ओके, तो ओके बेटा कमान। तो देखो बेटा कौन है वहाँ पर, तो वहाँ पर है mg, कौन आया बेटा, वहाँ पर आया mg cos 30। तो देखिएगा अब mg ना बेटा, mg cos 30 क्या करने जा रहा है, यह सेंट्रीपिटल फोर्स देने जा रहा है Fc। अब जानते हो बेटा ना, जानते हो कि mg cos 30 मीन्स √3/2 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू Fc मीन्स mv²/r। देयरफॉर नाउ देखो बेटा m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। अब बात रही r की, तो देखो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर कितना हुआ, r बराबर कितना हुआ, तो r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो बेटा, v²। तो बेटा r की वैल्यू निकालने के लिए v², तो v² दो बेटा, r की वैल्यू निकाल रहे हो यहाँ पे, तो हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो r बराबर कितना हुआ, v² × 2,
वी स्क्वायर इंटू 2 अपॉन √3। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वैसे तो फार्मूला बेटा जानते हो क्या, कि नॉर्मल एक्सेलरेशन, ध्यान देना बेटा, वेलोसिटी का स्क्वायर मीन्स डायरेक्टली यू नो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू होता क्या बेटा, तो सीधा सीधा एक लाइन में वी स्क्वायर अपॉन क्या, नॉर्मल एक्सेलरेशन। यही फार्मूला ना बेटा। देखो अब r बराबर वी स्क्वायर पर नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड देयरफॉर r इक्वल टू वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑलरेडी हैज बीन कैलकुलेटेड डायरेक्ट एक लाइन में। यह वाला कॉन्सेप्ट बेटा ये तो मैं अलग से सिखा रहा हूँ आपको, ये वाली लाइन इतनी है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअल में यह फार्मूला कहाँ से आया, वी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन आया कहाँ से। तो वो फार्मूला, तो ये फार्मूला आया कहाँ से बेटा, अब ये फार्मूला आया यहाँ से कि यहाँ पर जो भी सर्किल बन रही है तो यह सर्कुलर मोशन करने के लिए ना सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर से याद रखिए, दिमाग में रख लीजिए बेटा, नोट कर लो कि कहीं पर भी प्रोजेक्टाइल के किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर वेट का एक कंपोनेंट, यानी जो भी प्रोजेक्टाइल है उसका वेट का एक कंपोनेंट अवश्य ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और इस फार्मूले को आने के पीछे यही रीजन है बेटा, क्योंकि यहाँ पर mg हमेशा ही नॉर्मल कंपोनेंट, यानी कि जो सेंटर पर होगा, सेंटर की तरफ होगा, अलॉन्ग द रेडियस होगा, वही वाला कंपोनेंट हमेशा ही क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। हो गया बेटा। चलिए आ जाइए और आगे देखा जाए। अब रेडियस r बराबर, तो आप ये सीधे फार्मूले से, या तो देखो बेटा ये पूरा डिटेल कंसेप्ट है और आप सीधे एक लाइन में निकाल सकते हो वी स्क्वायर पर नॉर्मल एक्सेलरेशन। वी की वैल्यू अब चलिए अब आंसर फाइनल निकाल दिया जाए। वी का वैल्यू आपको निकाले हुए हैं कितना, 80। अब ध्यान देना बेटा, 80 अपॉन √3 निकाले हुए हैं, और अपॉन क्या, इसका स्क्वायर अपॉन क्या, अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो यू नो दैट दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड दिस इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये mg sin थीटा बेटा देखो टेंजेंशियल, यानी कि प्रोजेक्टाइल के हर बिंदु पर दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा नॉर्मल और दूसरा होगा टेंजेंशियल। तो यहाँ पर देखो बेटा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो वह पॉइंट है पीक पॉइंट, जहाँ पर देखो बेटा at = 0 हो जाएगा, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैक्सिमम हाइट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। इसके अलावा हर पॉइंट पर AT और AC मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल दोनों रहेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर एक ही एक्सेलरेशन होता है बेटा। ओके, कम ऑन द पॉइंट। अब यहाँ पर आया हो तो अपने क्वेश्चन को फाइनल किया जाए। अब ये नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना था, नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना था बेटा, तो m को जब हटा दोगे mg cos 30 बोलोगे तो फोर्स बन जाएगा, और m से डिवाइड करो तो बचेगा g cos 30। तो बेटा आ गया कितना, g cos 30। अब यदि ऐसे सॉल्व करो बेटा, ऐसे निकालोगे तब भी कट के वही आना है, ऐसे करोगे तब भी वही आना है। तो देयरफॉर व्हाट इज द फाइनल आंसर, एंड नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, फाइनल क्या हुआ, चलिए हाँ बेटा आ जाओ। अब जैसे और आगे बढ़ा जाए तो इसे सॉल्व किया जाए, तो अल्टीमेटली मिला के हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला कि ना बेटा, तो 80 अपॉन √3 इंटू 80 अपॉन √3 अपॉन क्या, g cos 30। तो g मीन्स 10, cos 30 मीन्स √3/2। द व्हाट विल बी द आंसर, r विल बी हाउ मच, तो 80 अपॉन √3 इंटू 80 अपॉन √3 इंटू, हाँ बेटा, और यहाँ से चाहा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 80/√3 हो गया, और यहाँ से इसको कट कर दिया जाए 5 हो गया। तो यहाँ पर कर दिया जाए, क्या कर दिया बेटा, तो ये हो गया 5, और कुछ है, हाँ √3 भी है, तो 5 इंटू √3 हो गया बेटा, हो गया। चलो अब जा देखना, तो r बराबर और कितना हो गया, तो 80 इंटू 80 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन 3 हो गया, इंटू क्या 1 अपॉन क्या 5√3। जैसा बेटा उसको 1/5√3 इंटू को लगा दिया। अब जा देखना बेटा, अब यहाँ पर और क्या हो सकता है, तो r इक्वल टू ये हो गया कितना, एक 6400 हो जाएगा, और अपॉन हाँ बेटा अपॉन 3 है ना, तो अपॉन 5
3√3 हो जाएगा बेटा। अब देखो इंटू कर दो, अब 5 से यहाँ पर यदि कट कर दूँ तो अब कैलकुलेट करो, गुणा भाग कर बेटा, देखो कितना आ रहा है। तो 5 से चलिए मैं कर दे रहा हूँ, तो 5 से जब कट करो बेटा यहाँ पर क्या बच जाएगा, 14 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो गया बेटा, 4 हो गया, 0 हो गया, अपान क्या अभी 3 भी है √3, तो 3√3। एक बार चेक कर लो बेटा फिर से कैलकुलेशन। तो चलो बेटा यहाँ पर 80/√3 इंटू 80/√3 है, अपन 5√3 है बेटा। चलो तो यहाँ पर आ गए, तो 80 इंटू 80 यानी कि 64 हो जाएगा, तो 6400 हो गया बेटा, 6400 अपान, और यहाँ पर अपान √3 हुआ इंटू 5√3 हुआ। देखो बेटा, तो ये 6400 हो गया और ये 5√3 है, तो यानी कि 6400 अपान 5 इंटू 3√3 है बेटा। अब 5 से यहाँ कट करोगे तो यहाँ 1 पर होगा, तो ये 5 हो गया, ये 14 हो गया, और 10 हो 10, तो इसका मतलब नहीं बेटा, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन फिर से कर लिया जाए। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, यह 10 होगा ना बेटा, तो 10 होगा तो 4 बचेगा, तो जब 4 बचेगा तो 40 होगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा ना बेटा। तो इसको हाँ सही करो बेटा कैलकुलेशन, तो ये हाँ बेटा यहाँ पर 8 का हो जाएगा। हाँ बेटा एक सेकेंड, हाँ बेटा देखो, तो यहाँ पर बन जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा, हो गया बेटा। तो अब कैलकुलेशन सही कर लें बेटा, तो यहाँ पर 5 हाँ बेटा सही है। अब चलो बेटा, अब यहाँ पे अंदर आके आ क्या 3√3, तो इसका मतलब है थोड़ा इसको और छोटा भी कर चाहे बेटा, इसको और छोटा भी चाहें तो कर लें। तो सो मच मीटर मीन्स कि आया हम लोग का कितना, तो आया हम लोग का आर की रेडियस की वैल्यू आई बेटा 1280 अपान 3√3 मीटर। चाहो तो बेटा गुणा भाग कर करके इसको अभी और छोटा कर लो। तो दिस वाज द फाइनल आंसर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ पर, एट विच पॉइंट, व्हेन इट वाज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ओके, अब चलिए अच्छा और देखते हैं अगला पॉइंट। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर अब हमको बताना बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपको बताना है कि जब यह ना बेटा, अब हमको बताना है कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर चली गई तब क्या था रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट। अब आज तो हम मैक्सिमम हाइट पे चलते हैं हम लोग। सपोज किया जाए कि कोई प्रोजेक्टाइल है, ये कोई प्रोजेक्टाइल है जिसका मास m है बेटा, और इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, वेलोसिटी इसकी u है, इसका हॉरिजॉन्टल और एंगल नहीं, क्वेश्चन था लोग पहले ही लिए हुए बेटा, वही डाटा लिया जाए। तो u का मान दिया हुआ था, क्या बेटा 40√2। तो ये कंपोनेंट कितना हुआ था, ux वाज u cos 40, ये एंगल कितना था बेटा 45 था ना, तो u cos 45 डिग्री, तो u cos 45 डिग्री था। ओके अच्छा, और यहाँ पर क्या बना यह, तो ये कंपोनेंट बना, वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, तो यह वर्टिकल कंपोनेंट था हम लोग का बेटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट था कितना, u y बराबर कितना था बेटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट था बेटा u y बराबर u sin 45 डिग्री, ये वर्टिकल कंपोनेंट था। अब हमको बताना है यहाँ पर, एक बार बताना था यहाँ पर, तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब आ जाइए मैक्सिमम हाइट पर, जब यहाँ पहुँचा तब बताना है हमको। तो जानते बेटा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है ux = u cos थीटा होती है, यानी कि जो ये वाली वेलोसिटी होती है ना, ये वेलोसिटी क्या बनी होती है, कांस्टेंट बनी होती है। अब आ जाइए देख बेटा, अब यह जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल,
यहाँ की अब देखो बेटा, ये वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर है नहीं, ये वेलोसिटी क्या हो चुकी है, वी वाई का मान 0। एक ही कंपोनेंट है यहाँ पर केवल यू एक्स, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज हियर ओनली, एंड देयरफॉर व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी एट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो दैट इज द यू। यू मीन्स कितना बेटा, 40√2 इंटू कॉस 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 45 डिग्री है। ओके, और u की वैल्यू कितनी बेटा, देखो u का मान दिया गया था, क्वेश्चन में लिया गया है पीछे ना, u का मान हम लोग क्वेश्चन में कितना लिया बेटा, पीछे देख सकते हैं हम लोग, आ जाओ तो पीछे देख लेते हैं हम लोग। हटा, तो u की वैल्यू हम लोग u की वैल्यू कितना लिए हुए थे, तो पीछे देख लिया जाए बेटा। हाँ बेटा, तो कहाँ पे है हम लोगों का, अभी लिया गया है कहीं पर बेटा, हाँ बेटा यहाँ पे हम लोग की वैल्यू थी, और हम लोग लिए थे यहाँ पर कितना था वैल्यू, यस 45 था, तो ये था हम लोग की वैल्यू बेटा, ये था वैल्यू लिया गया था हम लोग कितना, ओके, ये था 45 डिग्री है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाओ, जहाँ पर है हम लोग वहाँ चलते हैं। हाँ बेटा, हाँ यहाँ पे थे हम लोग, ओके ओके बेटा, चलिए। हाँ, ये बोर्ड अभी नया है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, हाँ ठीक है। चलो बेटा, तो यहाँ पे थे हम लोग, तो एक तो बेटा तो यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो 40√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हुआ बेटा, तो यू एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, यू एक्स की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर हियर, ध्यान देना बेटा, इस बिंदु पर, यानी कि हमको क्या बताना है, हमको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट पर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट पे बतानी है। ओके कम ऑन, अब जा देखना बेटा, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, जो फार्मूला क्लियर है सब लोग, फार्मूला मालूम है आपको, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर बराबर कितना हुआ जानते बेटा, होता है वी स्क्वायर अपान क्या, अपान नॉर्मल एक्सेलरेशन, सीधे फार्मूला यूज करिए बेटा, अपान नॉर्मल एक्सेलरेशन, देयरफॉर आर विल बी हाउ मच, वी स्क्वायर। अब यहाँ की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी देख लिया, वेलोसिटी निकाल चुके हैं हम लोग, हाउ मच 40, तो देयरफॉर 40 स्क्वायर अपान नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो देखो बेटा, अब नॉर्मल एक्सेलरेशन की यदि बात करें, तो बेटा नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेट सर्किल वह है कहाँ पर, है ना बेटा, वह अप्रॉक्सीमेट सर्किल है कहाँ पर, तो देखिएगा ये टॉप पॉइंट बेटा, ये टॉप पॉइंट है, इसमें से वह पार्ट ले लीजिए जो एक सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा हो, यानी कि यह इसके बिंदुपथ को लीजिए और जहाँ यह जो जितना पार्ट सर्किल का बना रहा हो ले लीजिए, यस अप्रॉक्सीमेट वेरी गुड सर्किल। तो देखो बेटा, तो ओके हाँ सर्किल ही है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर एम जी सीधे नीचे काम कर रहा, ओके सेंटर इसका, तो हाँ बेटा देखो, हाँ बेटा देखो,
mg, तो यह mg, ओके। अब यहाँ पर वर्टिकल, अब यहाँ पर चूंकि ये सेंटर है बेटा और ये रेडियस है, तो यहाँ पर यदि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो कौन प्रोवाइड करा रहा है, तो यही होना चाहिए FC ना बेटा, टुवर्ड द सेंटर along द रेडियस mg है और यही चाहिए FC। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप कहेंगे कि FC इक्वल टू mg, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पर, तो यह mg वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका रेडियस क्या होगा बेटा, तो दिस इज द रेडियस, दिस इज द r, दिस इज द रेडियस विच इज रिटन हियर, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इक्वल टू सो मच। एंड नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो देयरफॉर टू गेट द फाइनल आंसर, टू गेट द फाइनल आंसर सिंस ऑलरेडी रिटन हियर, तो r इक्वल टू हाउ मच, तो नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन इज हाउ मच, दिस इज mg वेट है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगा बेटा, g, तो देयरफॉर द नॉर्मलाइजेशन इज g एंड देयरफॉर r विल बी हाउ मच, तो 40 इंटू 40 अपॉन g मीन्स क्या, 10, एंड देयरफॉर द फाइनल आंसर इट बिकम्स r इक्वल टू 1600 अपॉन 10 मीन्स हाउ मच, r इक्वल टू 160 मीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर होगा बेटा, तो r इक्वल टू 160 मीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वेरी फाइन, ओके, फैंटास्टिक। देखो बेटा टॉप पॉइंट पर अब 2 पॉइंट पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिए, एक तो निकाल दिया बेटा टॉप पॉइंट पर और एक हम लोग निकाल दिया बेटा कि कहीं पर भी ना बेटा, कहीं पर भी मीन्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा कहीं पर भी यहाँ पर निकालना हो ना बेटा, नहीं बेटा, चाहे यहाँ पर निकालना हो, चाहे यहाँ निकालना हो, चाहे यहाँ निकालना हो, कहीं पर भी निकालना है तो आप तुरंत उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर चले बेटा। ओके, चलिए नया पॉइंट लिया जाए हम लोग। चलो अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अब क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर at point of projection। नोट करो बेटा कि अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 3 पॉइंट हम लोग लिए, एक तो सबसे टॉप पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर लिया, और दूसरा कहीं बीच में कहीं पर भी लिया, और तीसरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर जैसा कर्वेचर, चलो बेटा अब लेते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर क्या होगा। ओके, चल बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सपोज करिए कि यह कोई एक प्रोजेक्टाइल है, ये कोई प्रोजेक्टाइल बेटा, ये है इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मास प्रोजेक्टाइल का सपोज किया m है, वेलोसिटी इसकी u है, और ये जानते हैं बेटा ये क्या होता है, ux इक्वल टू u cos थीटा, और ये एंगल है थीटा, और ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना, uy इक्वल टू u sin theta। तो u sin theta is the vertical component and u cos ux equal to u cos theta is the horizontal component. Now since you know that this component ux equal to u cos theta, that will equal to constant always, that is equal to constant always. And let us consider some numericals are given also, that is the u is given 40 meter per second, and theta of projection is given 30 degree. Theta projection, this theta is given 30 degree, and you have to determine the value of the radius of curvature at the point of projection. Suppose this data is given to you and you have to find the value of the radius of projection at the point of the radius of curvature at the point of projection. Now what will happen here? Point of projection ये है बेटा, point of projection यहाँ पर radius of curvature बताना है आपको। चलिए आज हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके बेटा, यहाँ पर जब हम थ्रो कर रहे हो तो जो ही ये थ्रो किया गया प्रोजेक्टाइल, जो ही लॉन्च की गई ग्राउंड से, तो ग्राउंड पर जो ही लॉन्च से तुरंत बताना है कि वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। देखिएगा अब इसका अप्रॉक्सीमेट सर्किल जब बनाएंगे तो कहाँ बनेगी वो सर्किल, कैसे होगी और कहाँ बनेगी, आइए चलिए देखा जाए कहाँ बनेगी वो सर्किल कैसे होगी। तो ओके, this will be the approximate circle, here will be approximate circle। तो
फिर से बना दे बेटा इसको। हाँ बेटा थोड़ा इसको फिर से बना दे। हाँ बेटा देखना फिर से जा देखिएगा इसको। अप्रॉक्सीमेट सर्किल, यस दिस विल बी द अप्रॉक्सीमेट सर्किल विल बी फॉर्म हियर। तो बेटा ये जो यहाँ पर पॉइंट है ना, तो हल्का सा आर्क मिलेगा आपको, उसी आर्क को जब बनाएंगे तो इस तरह से ये बनेगा। आप जा देखना बेटा यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर जब देखा जाए थोड़ा सा क्या, हाँ बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो mg है वो कहाँ पर होगा, तो ये mg जस्ट एक्टिंग डाउनवर्ड, mg एक्टिंग जस्ट डाउनवर्ड। यह एंगल है, देखो बेटा टेंजेंट बना रहा है ये एंगल, यह एंगल टेंजेंट बना रहा है, जो यह एंगल है थीटा डिग्री, जो लिया हम लोग 30 बाद में वैल्यू रखा जाएगा। तो यह एंगल बेटा थीटा मान लो, सपोज दैट हियर इज दिस इज द थीटा। तो जब ये थीटा है ना, तो यह सेंटर यहाँ पर है बेटा, यह है mg और यह कंपोनेंट जस्ट क्या होगा, चूँकि यह रेडियस है, ये सर्किल है, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट सर्किल, इसी का नाम है बेटा क्या, अप्रॉक्सीमेट सर्किल। दिस इज अप्रॉक्सीमेट सर्किल एंड दिस इज द रेडियस। माइंड नाउ यह जो वेलोसिटी u है बेटा, यह टेंजेंट बनाएगी। तो जब टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पर होता है, तो जब यह रेडियस और टेंजेंट 90 पर है और यह थीटा, तो ये एंगल कितना बना बेटा 90 माइनस थीटा। चूँकि यह लिया गया है 30 डिग्री, तो ये बना 60 डिग्री। तो जब ये बना 60, चूँकि यह हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन जो mg है वह 90 है बेटा। तो जब ये 90 है, यह और यह 90 है, जब 90 है बेटा, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 30 डिग्री। तो therefore this angle will be how much? This angle will be 30 degree. And the component which is providing the required centripetal force will be now how much? तो since suppose this is the radius, यह सर्किल बेटा यहाँ ले लें, देखो बेटा, तो यह क्या बना रहा है, ये कितना बना रहा है बेटा, यह बना रहा है, देखो बेटा ये है mg, और यह एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या बना, ये बन गया mg cos 30, और जानते हो कि रेडियस पर ही होता है fc, तो fc इज प्रोवाइडिंग, तो देयरफॉर व्हाट यू कैन राइट, तो fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, और यह fc बराबर कितना होता है बेटा, और यह किसके बराबर है, यह mg क्या cos 30, तो mg cos 30 मीन्स व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। देखो बेटा अब यहाँ पर क्या हुआ, अब सीधे फार्मूला पर चला जाए। देखो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी चूँकि u थी, वेलोसिटी निकालना नहीं था, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, और तो यहाँ पर वही तो वेलोसिटी चाहिए, जिस बिंदु पर बताना है उस बिंदु की फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो चूँकि इस डायरेक्ट फार्मूला जानते बेटा r बराबर क्या होता है, तो चूँकि आप डायरेक्ट फार्मूला जानते हो कि r क्या होता है, तो r बराबर क्या होता है v स्क्वायर। तो बेटा r बराबर कितना होता है, तो r बराबर होता है v स्क्वायर अपान क्या, अपान नॉर्मल एक्सेलरेशन, हो बेटा नॉर्मल एक्सेलरेशन। एंड देयरफॉर व्हाट विल बी हियर, r will be how much, v square. What is the v? V is the velocity of the projection, and since in the question it is given that लिया गया 40, so therefore now put the value 40 का whole square upon normal acceleration. तो this is the normal mg cos 30, mg cos 30 बेटा फोर्स है, और जब m से डिवाइड कर दे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन यानी कि a कैसा नॉर्मल, तो a नॉर्मल बराबर कितना हो बेटा g cos 30, तो डिवाइड कर दो बेटा किससे, g cos 30। व्हाट विल बी हियर द आंसर, r विल बी हाउ मच 1600 अपॉन 10 cos 30 √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 0 से 0 हटा दिया, व्हाट इज द हियर, तो 160
160 इंटू 2/√3। व्हाट इज द फाइनल आंसर बेटा, कितना हुआ? तो 16 32 320, तो 320/√3 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके बेटा, तो ये था हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या देखा हम लोगों ने इस एपिसोड में? इस एपिसोड में क्या देखा बेटा? इस एपिसोड में देखा हम लोगों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल के दो बेटा, प्रोजेक्टाइल के यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया और यहाँ पर लिया, तीन बिंदुओं पर देखा कि तीन बिंदुओं पर देखा हम लोगों ने, यहाँ, यहाँ और यहाँ। जस्ट वैसे ही बेटा अब यहाँ पर होमवर्क फॉर यू, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, कि यहाँ पर देखो क्या होगा, और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, जहाँ प्रोजेक्टाइल जा करके ग्राउंड पे टच करती है, स्ट्राइक करती है, देखो वहाँ पर क्या होगा। तो इन तीनों बिंदुओं पर, इन दोनों बिंदुओं पर भी आप निकाल करके रखे रहिएगा। इसको बेटा निकालिएगा, कोई भी डाटा ले लीजिएगा, यह डाटा ले लीजिए, कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी पुट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम बेटा ना, न्यूमेरिकल कोई भी रखिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द फिजिक्स, आपकी फिजिक्स, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो क्या आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को अच्छी तरह से सीख लिया? कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो आप आंसर दे देंगे, इस कोई भी वैल्यू लेकर के इन दोनों बिंदुओं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर यू निकाल के रखे रहेंगे। हाँ बोलिए, हाँ। और बेटा कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी हो, कोई भी बात यदि यहाँ की नहीं निकल पाता है तो कमेंट में लिखेगा या व्हाट्सअप करिएगा बेटा कि हमको ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा है, या हम नहीं निकाल पाए हैं, या हम निकाल लिए हैं, बहुत आसानी से समझ गए हैं। बेटा कमेंट जरूर करिएगा। ओके, अपने कमेंट में अपनी बातें जरूर लिखिएगा। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले एपिसोड में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।